तो ये जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, जो पैसा बनाते हैं, वो जो हैं वो सारे कम्युनिटीज के हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जो किंग पिन्स हैं, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, उन तक आप पहुंचते नहीं। पहुंचते नहीं जबकि आप जो है वो ईडी जो है बनाई है उसकी, उसमें डायरेक्टरेट बना ही इसीलिए है कि भाई आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर पाए। मनी लॉन्ड्रिंग करके जो है आप टेररिस्ट को मदद नहीं पहुंचा पाए, पैसे नहीं पहुंचा पाए। तो आप क्या कर रहे हैं? आप किस मर्ज की दवा कि मणिपुर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, पॉलिटिकल फेलियर है। ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, क्या उनके रहते इस मसले का हल निकाला जा सकता है? दूसरा, दोनों सवाल मैं एक ही साथ रख रहा हूं आपके पास, और वो दूसरा यह है कि हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? उनका फेलियर तो साफ दिख रहा है कि गृह मंत्री भी जो है वो कठपुतली। गृह मंत्री भी इस हिंदुस्तान में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीएमओ जो है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो पूरा शासन चलाता है। उसमें किसी मंत्री का कोई वजूद नहीं है। प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है और भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की जो कार्यशैली है, सारा का सारा जो है वो ड्रिवन बाय इलेक्शंस, चुनाव। चुनाव में क्या हो सकता है, चुनाव में किस चीज से फायदा हो सकता है, वो इनके फैसले को इन्फ्लुएंस कर। कल कश्मीर में हुआ था, आज मणिपुर में हो रहा है, परसों हमारे यहाँ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई जो भी हालात बने 5 महीने से, और इस हालात को देखते हुए अगर हम नियम संगत और परंपरा संगत, मतलब परंपरा से जो चली आ रही है शासन व्यवस्था की जो पद्धति, और नियम संगत, इसमें वर्तमान सरकारों को, दोनों सरकार, मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों को अब क्या करना चाहिए था? नहीं, एक चीज़ जो आपने अभी अभी कहा उसमें उन लोगों का, मैतेई लोगों का जो एक आरोप के बारे में आप कह रहे हैं, जिसमें गांजा, अफीम और बहुत सारे तरह के ड्रग्स और ड्रग्स की स्मगलिंग, यहाँ तक कि वहाँ पॉपी उगाए जाने की, अफीम उगाए जाने की बात भी कही जा रही है। इसमें कितना सच्चाई लगता है? इसका क्या हिस्ट्री क्या है? मैंने जहाँ तक पढ़ा है और सुना है, कुकीज भी ये नहीं कहते हैं कि भाई पॉपी कल्टीवेशन नहीं होता है। पॉपी कल्टीवेशन होता रहा है, हो रहा है, ठीक है। लेकिन पॉपी कल्टीवेशन खाली मणिपुर में होता है ऐसी बात नहीं है। पॉपी कल्टीवेशन उत्तराखंड में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, वहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में होता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉपी कल्टीवेशन खाली मणिपुर में होता है। अच्छा, ये बात सही है कि भाई पॉपी कल्टीवेशन जो है मणिपुर में, म्यांमार में, उत्तरी पूर्व क्षेत्र में सदियों से होता रहा है, और वो इसलिए होता रहा है कि उनको दूसरा कुछ फसल उपजाने का, वहाँ पे ग्रो करने के लायक जो जमीन है वो नहीं है। एंड पॉपी कल्टीवेशन के लिए जो है आपको कम मेहनत लगता है, कम पानी लगता है, कम फर्टिलाइजर लगता है, पैसे कम लगते हैं, तो इसलिए वो लुक्रेटिव। लेकिन जो पॉपी कल्टीवेशन, पॉपी जो खरीदते हैं, पॉपी को जो प्रोसेस करते हैं, जो ड्रग्स बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग होता है, उसमें सारे लोग शामिल हैं। उसमें खाली कुकीज हैं ऐसी बात नहीं है, उसमें मैतेईस भी हैं, उसमें हो सकता है कि मारवाड़ी भी हो, उसमें कोई पंजाबी भी हो सकता है बंगाली भी हो, वहाँ पे असमीज के लोग हो सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, जो पैसा बनाते हैं, वो जो है वो सारे कम्युनिटीज के हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इतने सालों तक ये ड्रग ट्रैफिकिंग क्यों हुआ? ड्रग ट्रैफिकिंग तो आज की बात नहीं है, ये तो सालों से हो रहा। और ये स्मगलिंग जो है, इसका एक रूट है। अभी आपको इसी हफ्ते गुजरात में 800 करोड़ रुपए का कोकेन पकड़ाया है, 800 करोड़ रुपए। और कच्छ में जो है वो गिरा हुआ मिला। मुख्यमंत्री ने पुलिस को कांग्रेचुलेट किया, बधाई दिया है कि भाई आपने ये पकड़ लिया। लेकिन पकड़ लिया वो तो बहुत मामूली बात है, लेकिन 800 करोड़ रुपए का कोकेन जो है वो कच्छ में गिरा हुआ मिला वहां पे। अभी
2 साल पहले गुजरात में जो पोर्ट है, अदानी साहब का जो एक पोर्ट है, गौतम अदानी ग्रुप का, हुँ, अदानी ग्रुप का, वहाँ पे 2,500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया गया, राइट? अब वो कहाँ से आता है? वो अफ़गानिस्तान से आता है, वो ईरान से आता है वहाँ पे। और वो ये गुजरात का पोर्ट यहाँ पे या वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, पश्चिमी जो तट है, वहाँ से होते हुए जो है म्यांमार होते हुए, हुँ, मणिपुर, मिज़ोरम, उत्तरी पूर्व होते हुए, हुँ, ये थाईलैंड की तरफ जो है वो स्मगल हो जाता है। हुँ, अब ये सोचने की बात है कि जो 2,500 करोड़ रुपए का ड्रग्स हुँ, मंगवा रहा है, हुँ, 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 जिसने भेजा होगा अफ़गानिस्तान से या ईरान से या कहीं भी, उसने तो पेमेंट किया होगा। हुँ, हुँ, वो बिना पेमेंट लिए तो किसी ने भेजा नहीं होगा वहाँ पे। और वो जब पेमेंट कर रहा है, जो 800 करोड़ रुपया या 2,500 करोड़ रुपया का पेमेंट कर रहा है, वो कौन है? हुँ, हुँ, वो सरकार पता नहीं लगा पाती। हाँ, खबरें खाली यही आती हैं कि भई हमने 2 आदमी को पकड़ लिया, हुँ, वो हुँ, हुँ, उसको जो है जेल में डाल दिया हुँ, वहाँ पे, हुँ, हुँ, इतना हुँ, हुँ, करोड़ का जब्त कर लिया, इतना हुँ, करोड़ का जला दिया वहाँ पे, है ना? लेकिन जो किंग पिन्स हैं, हुँ, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, उन तक आप पहुँचते नहीं हैं। पहुँचते नहीं जबकि हैं। आप जो है वो ईडी जो है बनाई है उसलिए, हुँ, हुँ, एनफोर्समेंट हुँ, डायरेक्टरेट बनाई इसीलिए है कि भई हुँ, आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर पाएँ। मनी लॉन्ड्रिंग करके जो है आप टेररिस्ट्स को मदद नहीं पहुँचा पाए, हुँ, पैसे नहीं हुँ, पहुँचा पाए। तो आप क्या कर रहे हैं? आप किस मर्ज़ की दवा हैं? हुँ, 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 तो इस संदर्भ में मैं ये एक बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हुँ, मणिपुर में इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, हुँ, कि इंटेलिजेंस जो है ये बता नहीं पाई कि मणिपुर के हुँ, हालात हालात हुँ, जो है कितना एक्सप्लोसिव है। हुँ, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, हुँ, क्यों इतनी रंजिश हो गई है, ये किसी को कुछ पता ही नहीं चला। पॉलिटिकल फेल्योर है कि भई अगर आप 2 ग्रुप्स में, 2 कम्युनिटी या समुदाय में इस तरह का विवाद हो जाए, वहाँ पे हुँ, ज़मीन लेके हो या कॉपी लेके हो या दूसरा हुँ, कोई भी मसला हो, उसमें बहुत सारी शिकायतें हैं। हुँ, तो हुँ, इसकी शिकायत है कि भई आप पॉलिटिकल कंट्रोल मेंतीस के हाथ में है। 60 लोगों का विधानसभा है, उसमें 40 से ज़्यादा मेइतेई विधायक होते हैं ना। उनका कहना है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आप इम्फाल में ही खर्च करते हैं। हुँ, इनका हुँ, कहना है कि भाई इम्फाल में हम 53% तो हम ही लोग हैं, हुँ, मेइतेई पॉपुलेशन है और 10% एरिया है, हुँ, जबकि 90% एरिया जो है पहाड़ी क्षेत्र में है और वहाँ पे जो है आप लोग राज कर रहे हैं और वहाँ पे पॉपी उगा रहे हैं। तो दोनों तरफ जो है वो बहुत सारे ग्रीवांसेस हैं और हैं, ज़मीन का झगड़ा भी है, ज़मीन का मसला भी है, ड्रग्स का भी मसला है, बहुत सही कहा। डेवलपमेंट का मसला हुँ, है। जितने हॉस्पिटल्स हैं वो इम्फाल में हैं, जितने हुँ, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, हुँ, हुँ, ज़्यादातर हुँ, इम्फाल में है। तो पहाड़ी क्षेत्र का उनका शिकायत है कि भई हमारे यहाँ तो आपने कुछ किया नहीं यहाँ हुँ, पे। और अब हुँ, जब एक-दूसरे के इलाके में आप जा नहीं सकते हैं वो लोग, तो कुकीज़ जो हैं वो इम्फाल 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन बीमार लोगों को लेके उनको 18 घंटे का सफ़र तय करके उनको ऐज़ॉल जाना पड़ता है मिज़ोरम, ओह! ओहो! इलाज के लिए। अब हाँ, इलाज हाँ, के लिए आप 18 घंटा का सफ़र आप कर रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, गाड़ी में लद के जा रहे हैं, हज़ारों रुपया खर्च कर रहे हैं वहाँ पे। हुँ, उसमें ना हुँ, भारत सरकार, ना राज्य सरकार कोई मदद पहुँचा सकती है। हुँ, तो हुँ, ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है और हुँ, बीच-बीच में जो ये नार्को टेररिज़्म की बात आ जाती है, इन्फिल्ट्रेटर्स हुँ, की बात आ जाती है। भई इन्फिल्ट्रेटर्स तो हैं, हुँ, लेकिन मणिपुर से कहीं ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं या रेफ्यूजीज़ जो हैं, वो मिज़ोरम में हैं। हुँ, हुँ, म्यांमार में 2 साल से गृह युद्ध चल रहा है। उस गृह युद्ध को खत्म करने के लिए भारत ने कुछ नहीं किया। हुँ, भारत ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो मिलिट्री जुंटा के साथ हमारी सरकार है। हमारी सरकार जो है वहाँ के मिलिट्री जुंटा को सपोर्ट करती है। हमारे टाटाज़ हों या अदानी हों, उनके मिलिट्री जुंटा के साथ मिल के, क्योंकि मिलिट्री जुंटा वहाँ पे रूल करती थी, उनके साथ पोर्ट बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सप्लाइज़ दे रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है और गृह युद्ध चूँकि चल रहा है तो उसमें हज़ारों लोग जो हैं भाग के भारत में शरण लेने के लिए आए हैं
और वो मिज़ोरम में जो हैं और मिज़ोरम में जो मिज़ोरम सरकार ने कैंप बना के उनको रखा हुआ है। और क्यों रखा है? क्योंकि एक एथनिक एफिनिटी है। जो रेस है, जो एथनिसिटी है, कुकीज़ का या चिन्स का या इवन मेइतेइज़ का, ये सारे लोग बर्मा में जो लोग रहते हैं, उनके साथ किसी न किसी समुदाय के साथ इनका एक आत्मीय संबंध रहा है। और इसलिए मेइतेइज़ में भी मिलिटेंट्स हैं और मेइतेइज़ में भी मिलिटेंट्स जो है म्यांमार से काम कर रहे हैं और कुकी के भी मिलिटेंट्स है ना, वो भी म्यांमार में काम कर रहे हैं। और अब एक शगुफा ये किया गया है कि भाई इस सारा मसला जो है ये चीन के चलते हो रहा है। चीन जो है ये सब करवा रहा है। तो आपका जो दुश्मन है वो तो ये सब करवाएगा। दुश्मन देश जो है वो आपको कमजोर करेगा, लेकिन आप अगर वो रोक नहीं सकते हैं, आप अपने लोगों को अगर सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो वो हमारी कमजोरी है। तो मणिपुर का मसला बहुत पेचीदा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मसला जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है, बहुत ये सही है, नस्ल से जुड़ा हुआ है। बहुत सही कहा आपने। सैकड़ों साल से ये चल रहा है, लेकिन चल रहा है। लेकिन हालिया जो 5 महीने की जो घटना है, एक तो ऐसा लग रहा है कि इसके पहले इस तरह की घटनाएं देश में नहीं हुआ करती थी। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 5 महीने तक एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है और वहाँ के शासक, बल्कि जब हम डबल इंजन की बात उनकी दोहराते हैं तो लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही दोषी है। क्या आपको लगता है कि यहाँ 2 प्रमुख हस्तियों की बात मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, क्या उनके रहते इस मसले का हल निकाला जा सकता है? दूसरा, दोनों सवाल मैं एक ही साथ रख रहा हूं आपके पास, और वो दूसरा यह है कि हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? उनका फेलियर तो साफ दिख रहा है। क्या आप जो अनुभव कर रहे हैं, आप जो नज़दीक से आपने कई बार देखा है मणिपुर को, पुराने मणिपुर को भी और हालिया मणिपुर के बारे में आपने गौर किया है, इस पर हम चाहते हैं आपकी प्रतिक्रिया कि एन बीरेन सिंह और अमित शाह, इन दोनों को क्या आज की तारीख में इस्तीफा देना चाहिए? भाई सवाल ये है कि जैसा पहले हम लोगों ने जिक्र किया कि भाई किसी भी राज्य में अगर इस तरह की वारदातें हुई होती तो उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता। और मई महीने से ये डिमांड हो रहा है कि भाई आप राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू कीजिए। राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता मणिपुर में तो वो केंद्र सरकार की शासन होती, वहां पे कोई अपोजिशन का तो होता नहीं, तो केंद्र सरकार अपना शासन कर सकती थी वहां पे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने बर्खास्त नहीं किया। मुख्यमंत्री को वो केंद्र में ले आ सकते थे, मुख्यमंत्री को वो दूसरा कोई जिम्मेदारी दे सकते थे, मुख्यमंत्री के बदले में एक किसी तीसरे आदमी को वो ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब ये भी दिलचस्प है कि मई के ठीक पहले जो है दिल्ली में मेइतेई विधायकों का एक समूह और कुकी विधायकों का एक समूह, दोनों बीरेन सिंह को हटाने के पक्ष में भाजपा के नेताओं से बात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। और ये भनक शायद बीरेन सिंह को भी मिल गया होगा ना। और बीरेन सिंह जो है वो लगातार उसके पहले के 5-6 महीने से वो कुकीज के खिलाफ ये कह रहे थे कि भाई ये लोग जो है इनको हटाना है, ये इनक्रोच कर लिया है इन्होंने, जंगल को इन्होंने हथिया लिया है और इनसे जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट को सरकार वापस लेगी। और लिया भी उन्होंने, कई ये में लिया भी, और उसके चलते जो है आक्रोश जो है वो सुलग रहा था, वो धीरे धीरे जो है वो सुलग रहा था। लेकिन अचानक जब मणिपुर की हाई कोर्ट ने ये कह दिया मार्च के महीने में कि भाई आप रेकमेंड कीजिए केंद्र सरकार को कि मेइतेइस को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए, आप ये रिकमेंडेशन कम से कम भेजिए। तब उसका प्रोटेस्ट जो है शुरू हो गया कुकीज की तरफ से, और कुकीज ने ये कहा कि भाई ये हमें स्वीकार नहीं।
क्योंकि उनका कहना था कि मैतीस जो है उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें कायस्थ भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें कई लोग जनेऊ भी रखते हैं वहाँ पे। बोला कि वो भी आप प्रिविलेज ले रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो आदिवासी हैं। और आदिवासी इसलिए वो होना चाहते थे कि ताकि वो पहाड़ी क्षेत्र में जाके ज़मीन खरीद सकें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में केवल आदिवासी जो हैं वही ज़मीन खरीद सकते थे। और लेकिन इम्फाल में ज़मीन खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कुकीज़ पर। तो कुकीज़ जो हैं वो इम्फाल में आके ज़मीन खरीद सकते थे, इम्फाल में आके मॉल अपना बना सकते थे, जो उन्होंने बनाया भी कई लोगों ने। तो वो एक जेलसी भी काम कर रही थी वहाँ पे। और ये जेन्युइन एक प्रॉब्लम है कि मैतीस का संख्या अगर 53% है और वो केवल 10% ज़मीन पे वो सिमटे हुए हैं, तो वो एक जेन्युइन ग्रीवांस है और इसको एड्रेस नहीं किया गया। तो बीरेन्द्र सिंह 2017 से चीफ मिनिस्टर रहे हैं, भाजपा जो है 2017 से शासन कर रही है वहाँ, लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया। लेकिन बीरेन्द्र सिंह जो है वो इस वायलेंस, ये हिंसा के बाद जो कुछ भी है हुआ है, उसमें वो मैतीस के नायक या मैतीस के बीच में हीरो के तौर पर इमर्ज किया उन्होंने। तो मैतीस उनको अपना हीरो मानते हैं। हालांकि इस हफ्ते जो हुआ कि उनके घर पर हमला हुआ और मैतीस के कई लोग ये मानते हैं कि भाई उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने जो है उनका फेलियर भी है। और ये कुकीज़ कहते हैं कि भाई जब तक बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हैं तब तक हम बात करने के लिए भी तैयार नहीं, हम कोई बात ही नहीं हो सकती है इनसे। और इसलिए जो है वो मिजोरम होते हुए वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में जो है वो गृह मंत्रालय से बात कर रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है वहाँ पे। तो इसके बीरेन्द्र सिंह का जो संघ के साथ लगाव है और जो उन्होंने मैतीस के बीच में जो होल्ड है, उसके लिए चलते शायद उनको नहीं हटाया जा रहा है। अच्छा। और दूसरा आपने सवाल किया कि गृह मंत्री का क्या भूमिका है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि गृह मंत्री भी जो है वो कठपुतली है। गृह मंत्री भी इस हिंदुस्तान में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीएमओ जो है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो पूरा शासन चलाता है। उसमें किसी मंत्री का कोई वजूद नहीं है। उसमें सारे के सारे फैसले जो हैं वो प्रधानमंत्री के कार्यालय से तय होता है। और अमित शाह जी भी, मुझे शक है कि वो वही करते होंगे जो प्रधानमंत्री के कार्यालय से या प्रधानमंत्री खुद उनको कहते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री वाकिफ नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। ये बात दूसरी है कि उन्होंने अमित शाह को आगे कर दिया और खुद पीछे हट गए और उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, कुछ बात नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं बोलना वहाँ पे ये फायदे का सौदा होता है कि भाई इस मसले पर आप क्यों किसी को नाराज करें, आप किसी का पक्ष मत लीजिए, कोई सोल्यूशन मत बताइए वहाँ पे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ये हो जाएगा। दूसरा एक दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है और भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की जो कार्यशैली है, सारा का सारा जो है वो ड्रिवन बाय इलेक्शंस, चुनाव। चुनाव में क्या हो सकता है, चुनाव में किस चीज से फायदा हो सकता है, वो इनके फैसले को इन्फ्लुएंस करता है। तो मणिपुर से बस 2 लोकसभा के सीट से ना, तो बहुत खराब अगर रिजल्ट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट लूज करेगी मणिपुर में, है ना। और चांसेस ये है कि उसमें से 1 सीट जो मैतेई इलाके में, जो इम्फाल का है वहाँ पे, तो जीतेगी और 1 सीट हारेगी। तो 1 सीट हारेगी तो वो उनके लिए क्या फर्क पड़ता है। नहीं, यही कारण है कि अभी भी दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो पूरी तरह से इन 4-5 राज्यों के चुनावों की तैयारी और उसमें भाषण देना, रैली करना, उसमें ही ज़्यादा व्यस्त हैं। अभी जो घटनाएं, हाँ, तो पिछले साल मणिपुर में चुनाव हुई थी जी, तो प्रधानमंत्री वहाँ पे भाषण देने के लिए जाते थे। 3-4 बार गए हैं वहाँ। मणिपुर जैसे छोटे राज्य में भी शायद 2 बार या 3 बार वो मणिपुर में प्रचार करने के लिए गए हैं। उत्तरी पूर्व क्षेत्र में ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार गए हैं
उतना कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। नहीं गया। तो ये ये भी बात बात तो सही है। सही है कि वो हुँ, बार-बार जाते रहे हैं, हुँ, लेकिन उस हुँ, जाते रहने का कोई मतलब नहीं है हुँ, कि अगर आप जिस वक़्त आपकी ज़रूरत हो, उस वक़्त हुँ, जो है वो लोग सफ़र कर रहे हों, वहाँ भुक्तभोगी हों, वहाँ पे इतनी हिंसा हो रही है वहाँ। हुँ, हुँ, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात एक 2-3 महीने पहले हर एक महीना वो करते हैं वहाँ करते हैं पे और हर मई एक या हफ्ते। जून के महीने में वो मन की बात में मणिपुर के लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि हुँ, मणिपुर के बारे में कुछ बोलेंगे वहाँ और उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब वो कुछ नहीं बोले तो वहाँ से एक वीडियो सर्कुलेट हुआ कि लोग अपना-अपना रेडियो निकाल के सड़क पर जो है पटक रहे हैं और तोड़ हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ, वो मोदी जी के खिलाफ ये था कि भाई प्रधानमंत्री अपने मन की बात भी कुछ नहीं बोल सकते हैं हमारे लिए, तो फिर हम रेडियो नहीं रखेंगे। मन नहीं की बात रखेंगे। सुनना है हमको। विरोध स्वरूप। इसी हफ्ते जो है आपके पोस्टर्स इम्फाल में लगाए गए हुँ, और राज्यपाल जब एयरपोर्ट से राजभवन जा रही थी, हुँ, तो उनको ये दिखाया गया कि इंडिया इज़ शाइनिंग, मणिपुर इज़ बर्निंग। हुँ, 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 भारत जो है वो चमक रहा है और मणिपुर जल रहा है। हुँ, ये स्टूडेंट्स पर जब पेलेट गन्स चले, पेलेट हुँ, फायर किया गया इस हुँ, वीक, इसी हुँ, हफ्ते, हुँ, तो तब जाके जो है वो आउटरीच जो है वो स्टूडेंट सड़क पर उतर गए वगैरह। हुँ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कश्मीर में ये कई बार हुआ है। पेलेट गन से जो है कश्मीर में कई लोग अंधे हो गए, हुँ, उनको आँख पर डैमेज डैमेज हुआ वहाँ पे। तो हुँ, हुँ, इसलिए ये कल कश्मीर में हुआ था, आज हुँ, मणिपुर में हो रहा है, परसों हमारे यहाँ नहीं होगा, इसकी कोई ये क्या गारंटी कोई गारंटी नहीं है, सही है। इसलिए मणिपुर पर सोचने की ज़रूरत इसलिए है कि भाई मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, स्टेट फेल्योर है। हुँ, जो स्टेट जो है कोई जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है, हुँ, किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, हुँ, 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 किसी मुख्यमंत्री को सरकार को बर्खास्त नहीं कर पा रही नहीं है। कर पा रही है, बस सही है। तो नहीं ये ये स्थिति जो है ये कमज़ोर राज्य को दिखाता है, एक बहुत सरकार सही है। को कमज़ोर दिखाता है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत सही नहीं। बुरा है, बहुत बुरा है। नहीं, इसी पर अब बस मैं बात अब ख़त्म करने की सोच रहा हूँ और इसमें एक मन में तो सवाल उठेगा कि भई जो भी हालात बने 5 महीने से और इस हालात को देखते हुए अगर हम नियम संगत और परंपरा संगत मतलब परंपरा से जो चली आ रही है शासन व्यवस्था की जो पद्धति और नियम संगत इसमें वर्तमान सरकारों को दोनों सरकार मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों को अब क्या करना चाहिए था। हालांकि वो क्या करेंगे ये तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्या करना चाहिए आप जैसे बुद्धिजीवी ऐसे मसलों पर क्या सोचते हैं? देखिए, कहीं भी हिंसा अगर भड़कती है, तो हम्म। पहला काम आपको करना चाहिए कि शांति बहाल करना चाहिए। आप कर्फ्यू लगाइए, आप प्रेसिडेंट्स रूल लगाइए, आप लोगों को अरेस्ट कीजिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन कीजिए वहाँ पे, लेकिन आप शांति बहाल कीजिए, हुँ, पहला काम। लोगों को सुरक्षा दीजिए, हुँ, लोग सुरक्षित रहें वहाँ पे, उनका जान-माल की सुरक्षा हो। ऐसा नहीं कि कोई भीड़ जो है आके वो घर जला दे, कोई भीड़ जो है घर से खींच के ले जाए, कोई दुकान लूट करके चला जाए और वो हफ्तों चलता रहे वहाँ पे, ये नहीं चलता। तो सरकार का पहला काम सुरक्षा देना था, जिसमें वो फ़ेल की, जिसमें वो कामयाब नहीं हुई। दूसरा काम ये करना था कि भई दोनों समुदाय को आप एक साथ बैठाइए। वो अगर बैठने के लिए तैयार भी नहीं है, तो आप पकड़ के बैठाइए। हुँ, जब हमारे यहाँ जब राइट्स वगैरह होते थे, तो पीस कमेटी बनती थी। पीस कमेटी बनती थी, बैठाया जाता था और पीस कमेटी में लोगों को कहा जाता था कि भई आपके इलाके में अगर आइंदा हंगामा हुआ, दंगा हुआ, तो फिर आप जवाब दें। आप समझाइए जाके अपने लोगों को बात। ये उनको करना चाहिए था, उन्होंने हुँ, नहीं किया। हुँ, हुँ, राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। बीरेन सिंह को बर्खास्त करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। हाँ, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है, जो उन्होंने इम्फाल से विथड्रॉ कर लिया था राज्य सरकार ने और पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ दिया था हुँ, खुला, उसको फिर से इम्फाल में बहाल करना चाहिए था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को। वो नहीं किया, अभी भी नहीं किया। मैंने इसी हफ्ते शायद फिर से 6 महीने के लिए उसको रिन्यू किया गया पहाड़ी क्षेत्र के लिए, लेकिन इम्फाल में उसको लागू नहीं किया गया।
और लागू नहीं करने का मकसद मतलब रिजल्ट ये होता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो है उसको कोई भी एक्शन लेने के पहले एक सिविल मैजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है और पुलिस की जरूरत पड़ती है। सिविल मैजिस्ट्रेट और पुलिस अगर आपकी मदद नहीं कर रहा है या आने में देर कर रहा है वहां पे, तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते हैं, आप कहीं जाके सर्च नहीं कर सकते हैं, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। तो इम्फाल में गड़बड़ियां हो रही हैं, हिंसा इम्फाल में सबसे ज्यादा हो रही है वहां पे, और इम्फाल में आपके आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं है। तो क्यों नहीं है? उसके बाद जो गृह मंत्री का या मंत्रालय का जो फेलियर है वो ये भी है कि भाई आज तक ये साफ नहीं हुआ कि 300 आर्टिकल 355 355 लागू है मणिपुर में कि नहीं। 356 के अंतर्गत आप राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं और 355 के अंतर्गत आप कानून व्यवस्था जो है केंद्र सरकार अपने हाथ में लेती है। तो केंद्र सरकार डीजीपी तो अपना बहाल कर रही है। अभी जो है श्रीनगर के एसएसपी को ट्रांसफर किया गया मणिपुर वापस भेजा जा रहा है, ठीक है। वो तो आप कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी एडवाइजर आपने अपॉइंट कर दिया वहां पे, आप सब कुछ जो है वो दिल्ली से आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपने 355 फॉर्मली नहीं लगाया। 355 है कि नहीं है किसी को पता नहीं। हाँ, अगर 355 है तो फिर आपकी पूरी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था, वो राज्य सरकार की नहीं है। और अगर 355 लागू नहीं है तो फिर कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है तो राज्य सरकार को आप बर्खास्त कर सकते हैं। आप 5 महीने से क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? कम से कम मुख्यमंत्री को आप बदल सकते थे, मुख्यमंत्री को आप क्यों नहीं बदल रहे? तो ये सारी सवालों का एक ही जवाब है कि भाई जो लोग ये सवाल पूछते हैं वो देशद्रोही हैं। वो सवाल पूछते हैं वो बहुत सही कहा आपने, बहुत सही है। हालात देश में कुछ ऐसे होते ही जा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। इनके पास में अभी तक हम लोगों ने जो देखा मणिपुर में, इन्होंने जो एक्शन लेते हैं, एक ही एक्शन दिखा, वो है इंटरनेट बंद कर दो। और ये अपने आप में ही सबसे कुछ भी नहीं, आप सब कुछ मुंह बंद कर देने की बात है। यह एक ऐसा है कि आप कुछ करें ना करें, आपको हम मुंह बंद कर देंगे, आपकी आंखों पर पट्टी बांध देंगे। बस यही एक फॉर्मूला उनका दिखता है, चाहे वो डबल इंजन वाली सरकार हो, चाहे जैसे भी दोनों ये एनवीरेन सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हो। तो एक आखिरी बात कहना चाहूंगा किशोर कि भाई मणिपुर के लोग जो हैं वो जो भुगत रहे हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, उनके बच्चे जो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लोग जो अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, वो लोग को सोचिए कि जिनका घर जला दिया गया है, जिनका पेशा खत्म हो गया है, जिनका इनकम का सोर्स खत्म हो गया है वहां पे, उन लोगों के लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई कंपेंसेशन है, कोई रिहैबिलिटेशन पैकेज है, कोई उनको रिहैबिलिटेट करने की कोई कोशिश है? कुकीज जो है वो केरला में जाके एडमिशन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ स्कूल में, हम कॉलेज में जा नहीं सकते, तो आप हमें यहाँ एडमिशन दीजिए। तो उसके चलते कितना झंझट करना पड़ता होगा, कितने पैसे खर्च करने पड़ते होंगे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और ये अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो ये सोचेगा कौन? बहुत सही कहा आपने। और अभी जैसे एक छोटा सा मैं इसमें ऐड कर रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ी पहल की है, और उसकी ओर से जो पहल की गई है कि वहाँ जो कैंप्स लगे हैं, जो पुनर्वास की जैसी बात तो कुछ भी नहीं है, जो कैंप्स के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां हैं, उसके बारे में अगर आप बहुत संक्षेप में। उच्चतम न्यायालय का काम है कानून का व्याख्या करना, और कानूनन अगर काम नहीं हो रहा है तो उसको गैर कानूनी करार देना। उच्चतम न्यायालय का काम ये नहीं है कि वो शासन चलाए या कानून व्यवस्था को लागू करे या शांति बहाल करे। उन्होंने अपने पहल से एक कमेटी बनाया है। वो कमेटी कह रही है कि भाई आप जो आर्म्स लूट किए गए हैं उसको रिकवर कीजिए। अच्छी बात है भाई, रिकवर कौन करेगा? रिकवर कौन करेगा?
ज़िम्मेदारी किसकी है? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की एक कमिटी है, जो कमिटी अच्छी-अच्छी बातें कह रही है कि भई रिहैबिलिटेट कीजिए, कंपेंसेशन दीजिए, आप आर्म्स जो हैं उसको रिकवर कीजिए वहाँ पे। हम लोग भी यही कह रहे हैं, क्योंकि ये सब करना चाहिए। हाँ, लेकिन करेगा कौन? और ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, और दूसरी बात आपने ये कहा कि भई सॉरी मैं भूल रहा हूँ। आप और एक सवाल आप कर रहे थे कि दोनों बात करते हैं उच्चतम नहीं न्यायालय पर। हाँ, सॉरी आपको सीबीआई की टीम को जो है वो कहा गया है कि भई जाके जाँच कीजिए। जाँच कीजिए। अभी जो 2 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, जो मर्डर हुआ है और अभी जो इसके हुआ है। पहले जो रेप हुआ है वहाँ पे, दोनों को सीबीआई जाँच कर रही है। लेकिन सीबीआई क्या जाँच करेगी? जब आपको 500, 600, 1000, 2000 की भीड़ जाके 2 औरतों को घसीट कर ले जाती है, कपड़े उतार देती है, नंगा करके उसमें से 10 लोग जो हैं गैंग रेप कर देते हैं वहाँ पे। और वो कुछ वीडियोज़ आपका सर्कुलेट कर रहा है और उसके बेसिस पे अगर आपको अरेस्ट करना है और कुछ लड़के अरेस्टेड हुए भी उस रेप के चलते। तो वीडियो में जो जिन लड़कों को दिखाया गया, उसमें कुछ लोग अरेस्टेड भी हुए वहाँ पे। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि वो क्या हुआ, नहीं हुआ, उसने क्या बयान दिया, उसने और किसके बारे में कहा, नहीं कहा, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। और कई लोगों को जो पकड़ा गया उनको मीराबाई के लोग जो हैं, महिलाएँ जो हैं, वो छुड़ा के ले गई वहाँ पे। उन्होंने घेरा डाल दिया कि नहीं साहब इनको आप पकड़ नहीं सकते हैं, आप वापस जाइए। तो ये उच्चतम न्यायालय से कुछ उम्मीद करना मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत उचित फेयर है। उचित नहीं होगा। ये बहुत सही कहा पॉलिटिकल आपने। सॉल्यूशन माँग करता है, इसका एक राजनीतिक सॉल्यूशन जो है वो चाहिए और वो सरकार ही कर सकती है। ये नहीं मिलिट्री सॉल्यूशन भी नहीं है, जुडिशियल सॉल्यूशन भी नहीं है। आपने तो शुरू में ही कहा कि यह समस्या इस समस्या का समाधान प्रशासन से या शासन से या कोई गंभीर एक्शन से या सैनिक या पुलिस हथियारों से नहीं है। इस समस्या का समाधान, इसका समाधान एकदम है, राजनीतिक है और सोशल है। हमें लगता है जब तक राजनीतिक पहल तरीके से नहीं होगी तब तक सोशल एक्टिविटीज़ भी कहाँ हो पाती है। उनको संरक्षण चाहिए। लोग कैसे आगे आएंगे, कैसे मुंह खोलेंगे? आपने सबका मुंह बंद करने का रास्ता ढूंढ रखा है। तो बहरहाल उत्तम दा आपने बहुत समय दिया, आज बहुत लंबी बातचीत हुई लेकिन बहुत जानकारीपूर्ण बातचीत हुई। और दर्शकों ने जो अब तक देखा इस कार्यक्रम को, आपने इस पूरे कार्यक्रम को अब तक देखा है। अगर कार्यक्रम में कुछ कमियां रह गई हैं तो वो भी हमें बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अपने मित्रों परिजनों से शेयर करना मत भूलिए। अब तक हमारे चैनल को फैक्टफोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार मैं फिर से उत्तम दा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं। और असमय मैंने उनको बहुत सारा वक्त लिया उनका। बहुत धन्यवाद आपको और दर्शकों को भी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।